हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। बीटेक में थर्ड सेमेस्टर में सीएसआईटी और उसकी जो अलाइड ब्रांचेस हैं उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट, बल्कि आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो चलता है डेटा स्ट्रक्चर, उसकी क्लासेस हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 1 आज डिस्कस करेंगे और इसमें इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेंगे, और टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं उसको आज हम शुरू करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, ये यूनिट 1 का सिलेबस है। लॉजीज क्या है, एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, और फिर साथ में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि एरे और लिंक लिस्ट। ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं इनका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक, तो देखिए बेटा, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए आप ये कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी, आपके प्लेसमेंट पर्पज से भी, आपकी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट या लॉजिक बिल्डिंग के हिसाब से भी डेटा स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और आप ये कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है। ठीक है, बहुत तरह से कोई बच्चे आगे अगर गेट के लिए प्रिपेयर करेंगे, फर्दर स्टडीज कंटिन्यू करेंगे, वहां पर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेटा स्ट्रक्चर से बहुत चीजें पूछी जाती हैं। तो ये कहते हैं कि यूजुअली आपकी डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज अगर अच्छी है तो आप अच्छी प्रोग्रामिंग या अच्छे प्रोग्रामर बनने के चांसेस आपके हाई होते हैं, क्योंकि आपको समझ में आता है कि आपको कोड में क्या क्या चीजें अपने यूज करनी है। एफिशिएंट प्रोग्राम बनाने के लिए डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज जो होती है वो मैंडेटरी होती है। ठीक है, पहली चीज। और दूसरा, जो बच्चे अब थर्ड सेम में आए हैं उनके लिए सिर्फ थर्ड सेम का एक कूपन अवेलेबल है गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में, जहां पर आपको थर्ड सेम में चलने वाले सारे कोर्सेज, उनके डिटेल लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, और साथ साथ आपको थर्ड और फोर्थ सेम का एक कंबाइंड कॉम्बो पैक भी है। तो बच्चे जैसे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप लोग उसके लिए ऑलरेडी पहले से ही उसके लिए एनरोल कर सकते हैं और अपनी टाइमली पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। देखिए बेटा, ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसको लास्ट मोमेंट पे आप पढ़ेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और बहुत इंपॉर्टेंस है सब्जेक्ट की। तो आप टाइमली इसको पढ़ेंगे तो ग्रेजुअली, स्लोली ग्रेजुअली एक एक करके आपकी लर्निंग प्रोसेस जो होगा वो स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो देखिए, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले सबसे पहले सब्जेक्ट का मतलब समझ लें कि ये डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है ना। पढ़ेंगे तो तभी क्या करेगा, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ये जो डेटा स्ट्रक्चर वर्ड है ये दो चीजों से मिलकर बना है, डेटा और स्ट्रक्चर। चलो एक स्लाइड में खोल लेती हूँ, एम्प्टी स्लाइड खोलती हूँ और वहां पर इसके बारे में बात करते हैं। देखो, ये वर्ड है हमारा डेटा स्ट्रक्चर, दो चीजों से मिलकर बना है, डेटा और स्ट्रक्चर। डेटा क्या होता है हमें पता है, एनी रॉ थिंग, एनी रॉ डिटेल्स अबाउट एनीथिंग। लाइक मैंने लिखा 10 है ना, ए, और सपोज दिल्ली, ये क्या है, ये डेटा है। क्या इसका मतलब हमें पता है? नहीं। एनी रॉ थिंग, एनी रॉ इंफॉर्मेशन, एनी रॉ डिजिट्स, और जैसे आप कहते हैं आप फिजिक्स लैब में जाइए, आपने कोई रीडिंग्स ले ली तो दैट इज डेटा, है ना। उन रीडिंग्स को एनालाइज करके आपने एक्सपेरिमेंट किया, रीडिंग्स ली और मल्टीपल रीडिंग्स को एनालाइज करके आपने रिजल्ट निकाला, दैट रिजल्ट इज इंफॉर्मेशन, है ना। तो डेटा बेसिकली क्या है कि जब भी आप कोई काम करते हैं, हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? कंप्यूटर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो आज की डेट में हम ऐसे टाइम में हैं जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो डेटा है ना। अब इतनी सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स देख लीजिए, आप फेसबुक की बात करिए, आप इंस्टाग्राम की बात कीजिए, मल्टीपल अमाउंट ऑफ डेटा, इतने सारे यूजर्स का जो डेटा होता है वो इसके जो ओनर्स हैं वो उनको हैंडल करके रखते हैं। और किस तरह से डेटा को हैंडल करते हैं कि उसकी सिक्योरिटी, प्राइवेसी की भी वो जिम्मेदारी लेते हैं। साथ साथ किस तरह से उस डेटा को स्टोर करें, किस तरह से उस डेटा को अरेंज करें, ऑर्गेनाइज करें कि जो यूजर्स हैं उनको उनका डेटा बहुत एफिशिएंटली मिल जाए, है ना। यूजर अगर अपना कोई डेटा अपडेट करना चाहे तो इजीली अपडेट कर ले। ऐसा नहीं है कि डेटा को कहीं स्टोर किया हुआ है आपने और वो डेटा एक्सेस करने में ही आपको प्रॉब्लम आ रही है ना। जैसे कि आप फेसबुक की बात करें तो उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए आपने अपना अकाउंट खोला तो आपको अपने अकाउंट से रिलेटेड एक अलग से एक सेक्शन मिलेगा जहां पर अपनी फोटोज देख सकते हैं आप, एक अलग सेक्शन मिलेगा जहां पर आप अपनी सारी पोस्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इनॉर्मस डेटा जो है वो डे बाय डे जनरेट होता है ना। और उस इनॉर्मस डेटा को कंप्यूटराइज्ड मैनर में अगर आपको हैंडल करना है तो उसे हैंडल करने के लिए उस डेटा को एक प्रॉपर वे चाहिए जिसमें आप उसे ऑर्गेनाइज करेंगे या अरेंज करके रखेंगे, जिससे कि जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट हो तो वो आपको एफिशिएंटली मिल पाए, आपको कम टाइम में आप अपने डेटा को एक्सेस कर पाए। एक्सेस करने का मतलब जो ऑलरेडी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको आप दोबारा से निकाल के रीड कर पाए, उसमें कुछ चेंजेस कर पाए, है ना, इजीली उसको मैनिपुलेट कर पाए। डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने हैं तो उसके ऊपर आप एफिशिएंटली कर पाए। उस चीज के लिए आपको एक ऐसे स्ट्रक्चर की या एक ऐसे अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट है जो ये बताए कि वो जो डेटा होगा वो किस तरह से स्टोर होगा,
है ना, उस डेटा के अंदर अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। अगर मुझे एक डेटा का पार्ट मिल गया तो अगला डेटा का जो पार्ट है वो मैं किस तरह से एक्सेस कर पाऊंगा, कितनी मेमोरी वो कंज्यूम करेगा, है ना, किस तरह से कौन कौन से ऑपरेशंस हम उसके ऊपर कर पाएंगे, कितनी जल्दी हमें उसके ऊपर ऑपरेशन सक्सेसफुली अरेंजमेंट होंगे, कितनी जल्दी हमें रिजल्ट मिल पाएंगे, कितनी जल्दी वो जो डेटा स्टोर्ड है वो हम ले सकते हैं या उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका स्ट्रक्चर, कि आपने किस स्ट्रक्चर पे उस डेटा को अरेंज किया। स्ट्रक्चर का मतलब ऐसा क्या आपने अरेंजमेंट बनाया, कौन सा अरेंजमेंट यूज करके आपने वो डेटा जो है वो स्टोर किया है अपने कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप लाइब्रेरी की बात कीजिए, आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में अगर रैंडमली कोई ऐसी सारी बुक्स ऐसी रैंडमली पड़ी हो तो क्या कोई स्टूडेंट लाइब्रेरी में जाके किसी एक पर्टिकुलर बुक को इजीली सर्च कर सकता है? नहीं। वहां पर क्या होता है, डिपार्टमेंट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, कोर्स वाइज जो बुक्स होती हैं वो सेग्रीगेटेड होती हैं, तो आप उसी पर्टिकुलर सेक्शन में जाते हैं, है ना, और वहां पर भी सेक्शन बाय सेक्शन, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट या ईयर वाइज, कौन से ईयर में कौन से सब्जेक्ट चलते हैं उसके हिसाब से वो जो बुक्स होती हैं ऑर्गेनाइज होती हैं। यूजर जाता है या स्टूडेंट जाता है और इमीडिएटली उसी सेक्शन को रीच करता है, उस सेक्शन में से बुक को निकालता है, पढ़ता है और फिर वापस वहां पर रख देता है। तो इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, है ना। जो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आपके पास है, आप उसको किस तरह से स्टोर करेंगे, किस तरह से डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप बनाएंगे कि कोई भी यूजर इजीली एफिशिएंटली उसको मैनेज कर सके, स्टोर कर सके, एक्सेस कर सके, उस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके या उसमें कुछ अपडेशंस कर सके। ठीक है, उसको ये ओवरऑल जो आइडिया है इसको हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ कि जो भी डेटा है उसको इन अ वे उसके जो ये बताता है कि उसके डेटा एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, किस तरह से हम उस डेटा को स्टोर करें सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड एफिशिएंटली। चलिए अब आइए एक बार इसकी डेफिनेशन पर। तो देखिए, डेटा स्ट्रक्चर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन द इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट्स। मतलब ये बताता है कि जो बहुत सारे, मान लीजिए हम, आपने फर्स्ट ईयर में इसकी प्रोग्रामिंग पढ़ी थी तो आपके पास एरे का बेस्ट एग्जांपल है ना। क्या होता है एरे, बताना। एरे ये कहता है कि आप मल्टीपल एलिमेंट्स को कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशंस पे रख सकते हैं। आपने कहा कि ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, 50, 60, 70, ये 7 एलिमेंट्स आपका, अगर आपने कोई एरे बना लिया तो ये बैक टू बैक एक के बाद एक एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएंगे। तो अगर आपको इस एरे का बेस एड्रेस पता है, मतलब आप ये मान रहे हैं कि जब ये एरे एलोकेट हुआ मेमोरी में तो इसका बेस एड्रेस 100 है, तो आप इंडेक्सिंग कर देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपको अगर फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस पता है तो आप एरे के किसी भी एलिमेंट का एड्रेस इजीली पता कर सकते हैं। आपको क्या पता चला कि ये जो एरे है इसमें 7 एलिमेंट हैं, इनके बीच में लॉजिकल रिलेशनशिप क्या है कि ये एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन पर स्टोर्ड है। अगर आपको पहले एलिमेंट का एड्रेस पता है तो आप किसी भी एलिमेंट का एड्रेस निकाल सकते हैं। इस एरे के ऊपर आप क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, आप इसमें कोई एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं एरे में, है ना, एरे के अंदर से कोई एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। आपने सॉर्टिंग पढ़ी है, आप एरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। आप एरे के अंदर मिनिमम मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, आप पूरे एरे को ट्रैवर्स कर सकते हैं, आप एरे के अंदर सर्चिंग कर सकते हैं कोई एलिमेंट है या नहीं। तो ये सारे क्या हुए, ये वो ऑपरेशंस हैं जो आप इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये इस चीज से आप आइडिया ले सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली एक ऐसा तरीका है जिससे हम कुछ इंडिविजुअल डेटा आइटम्स के बीच में क्या लॉजिकल रिलेशनशिप है ये बताते हैं और वो किस तरह से स्टोर किया जाता है, व्हाट आर द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन दीज डेटा आइटम्स, है ना, किस तरह से ये ऑर्गेनाइज्ड हैं, कैसे हम इन्हें अरेंज करेंगे, कौन कौन से ऑपरेशन हम इनके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, है ना, और एफिशिएंटली हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे। ये सारी बातों की जानकारी डेटा स्ट्रक्चर हमें देता है। ठीक बात है। तो अब पढ़िए, डेटा स्ट्रक्चर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन द इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट्स। इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट्स के बीच में क्या लॉजिकल रिलेशनशिप है, वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, इस रिलेशनशिप को बताता है डेटा स्ट्रक्चर। इट इज यूज्ड टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा। ये बताएगा कि आप डेटा को कैसे स्टोर करोगे और किस तरह से आपने उसे ऑर्गेनाइज कर रखा है, जिससे कि अगर हम दोबारा से उस डेटा में कुछ सर्च करना चाहें, कुछ एक्सेस करना चाहें तो वो इजीली हमें मिल जाए। ठीक है, it is a way of arranging data on a computer so that it can be accessed and updated efficiently। भाई आपने कोई चीज इस तरह से स्टोर कर दी कि आपने डेटा लिया, बस कोई भी रैंडमली कोई स्ट्रक्चर आपने सोचा, उस स्ट्रक्चर में आपने अपने डेटा को स्टोर कर दिया। अब अगर आपको उस डेटा को एक्सेस करना है दोबारा से, उसमें कोई चेंजेस करने हैं, तो फिर वो एफिशिएंट होना चाहिए प्रोसेस। ऐसा ना हो कि आपको डेटा को रिट्रीव या एक्सेस करने में बहुत टाइम लग रहा है ना।
या आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं तो वो चेंजेस आप इफेक्टिवली कर नहीं पा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि आपने बेटर या सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर का यूज नहीं किया। ठीक है, अब एक और चीज है इंपॉर्टेंट समझने के लिए, जितने एग्जिस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जरूरी नहीं है कि आपको वही यूज करने हैं, आप अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से नए डेटा स्ट्रक्चर्स बना भी सकते हैं, है ना। जब आप उनको यूज करेंगे और वो एफिशिएंटली आपके प्रॉब्लम के हिसाब से प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करते हैं, इफेक्टिवली काम करते हैं, तो यू आर जनरेटिंग दोस डेटा स्ट्रक्चर, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो रैंडमली यूज होते हैं, जो प्रोग्रामिंग में हमेशा यूज होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, और किस तरह वो डेटा ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे उसको एक्सेस करेंगे, इन सारे ऑपरेशंस के बारे में वो डेटा स्ट्रक्चर हमें बताता है। तो किसी एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर की चॉइस किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, कैसे, बहुत सारे टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो हम पढ़ेंगे, कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है। तो चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन द टू कंसिडरेशन, दो चीजें हैं, क्या कि ये इतना रिच होना चाहिए, इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसका वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा है, वो इतना रिच होना चाहिए कि जो एक्चुअली डेटा है, रियल वर्ल्ड में जो डेटा है, उसके बीच में जो एक्चुअल रिलेशनशिप है वही उस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आ जाए, है। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक एरे ऑफ इंटीजर्स बनाया, तो 10 इंटीजर है, अगर किसी एक मैंने कहा कि कोई पर्टिकुलर डिटेल दी, सपोज मैंने कहा कि मैंने एक लिस्ट बना रखी है, लिस्ट ऑफ नंबर्स, है ना, तो वो जो नंबर्स हैं वो उस लिस्ट का पार्ट है ना, एक के बाद एक के बाद एक नंबर लिखे हुए हैं, पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है, तो ये एरे की रिप्रेजेंटेशन में हमें पता चल रहा है, दिस इज द फर्स्ट नंबर, दिस इज द सेकंड नंबर, दिस इज द थर्ड नंबर। तो रियल लाइफ में अगर इसी सीक्वेंस में ये है तो एरे में इसी सीक्वेंस में हमने स्टोर कर लिया इसको। तो क्या मतलब हुआ, रियल लाइफ में जो डेटा का मतलब है, जो रिलेशनशिप है उन एलिमेंट्स के बीच में, हम ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को यूज करें जो उस रिलेशनशिप को एक्चुअली शो करे, उसी तरह से वो उनको स्टोर करे। ठीक है, दूसरा क्या है, इट शुड बी सिंपल इनफ दैट वन कैन इफेक्टिवली प्रोसेस द डेटा व्हेनेवर नेसेसरी। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि आपने एक बार डेटा को स्टोर कर लिया, अब आप उस डेटा पे कुछ भी चाहे ऑपरेशन, जो वो डेटा स्ट्रक्चर अलाउ करता है वो ऑपरेशन आप उसे कर पाए। ऐसा नहीं है कि हमने एक लिस्ट यहाँ पर स्टोर कर ली मेमोरी में, अब मुझे इस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर काम करना है तो मैं इस एलिमेंट को एक्सेस ना कर पाऊं, मुझे इस एलिमेंट तक जाना है तो मैं इसे एक्सेस ना कर पाऊं। तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि वो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें दे कि जो डेटा उसके अंदर हमने स्टोर किया है, ऑर्गेनाइज किया है, अरेंज किया है, उसको हम इफेक्टिवली प्रोसेस भी कर पाए, उस पर ऑपरेशन भी परफॉर्म कर पाए और उसमें अपडेशन भी इजीली कर पाए। ठीक है, तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड हम टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो अब यहां से देखिए कि अगर हम मान लीजिए कोई एल्गोरिथम हमने बनाया, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमने कोई एल्गोरिथम बनाया, अब उस एल्गोरिथम से हमें प्रोग्राम बनाना है, तो कैसे बनेगा एल्गोरिथम से प्रोग्राम? एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है ना किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। अब उस एल्गोरिथम को जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करते हैं तब वो प्रोग्राम बनता है, ये बात तो हम जानते हैं। एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, है ना। तो एल्गोरिथम से प्रोग्राम तक का जो सफर है, जो जर्नी है, उसके बीच में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या इंग्रेडिएंट आता है, उसे हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज है तो आपको पता है कि ये जो एल्गोरिथम है, मतलब ये जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने लिखा, ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर मैं यूज करूं अपने प्रोग्राम में, मतलब कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूटिलाइज करूं इंप्लीमेंटेशन के टाइम में कि ये इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है एल्गोरिथम की वो कम से कम हो, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्स मतलब कम टाइम ले, ये एल्गोरिथम जो है वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए, कम स्पेस ले मेमोरी में, इफेक्टिवली मैं इसके सारे ऑपरेशन कर पाऊं। तो उसके लिए मुझे किस चीज की जानकारी होना जरूरी है? डेटा स्ट्रक्चर की जानकारी होना चाहिए, है ना। जो भी डेटा हम इसमें स्टोर करेंगे, इस एल्गोरिथम को जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तो उस डेटा को हम किस तरह से स्टोर करें कि हम उसे एफिशिएंटली यूज कर पाए। तो इसलिए हम सीधा सीधा क्या कह सकते हैं कि एल्गोरिथम प्लस डेटा स्ट्रक्चर, और डेटा स्ट्रक्चर जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तो वी विल राइट अ प्रोग्राम, है ना। क्यों प्रोग्रामिंग, बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बस आपको सिंटेक्स प्रोवाइड करती है कि आपको ये जो इंप्लीमेंटेशन करनी है, डेटा स्ट्रक्चर्स आपको यूज करने हैं, किस तरह से आपको लिखना है, तो ये मिलके क्या बनाता है? प्रोग्राम। तो यहीं से समझ लीजिए कि एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए या एक एफिशिएंट प्रोग्राम जनरेट करने के लिए, एफिशिएंट प्रोग्राम कौन सा होता है? जो कम टाइम में एग्जीक्यूट हो, करेक्ट रिजल्ट दे और कम मेमोरी स्पेस ले, है ना, उस प्रोग्राम को कहेंगे एफिशिएंट प्रोग्राम। एफिशिएंसी हमारे एल्गोरिथम की कब इंप्लीमेंट होगी? जब हम एक अच्छा डेटा स्ट्रक्चर
ढूंढ पाएंगे। अब मान लीजिए हमने प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो बना लिया स्टेप बाय स्टेप, लेकिन अच्छा डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज हमें नहीं है, हमें नहीं पता कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हमें यूज करना चाहिए कि इस एल्गोरिथम की प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो होगी वो इफेक्टिव होगी, तब हम जो प्रोग्राम बनाएंगे हो सकता है वो इफेक्टिव ना हो। तो एक अच्छी प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज आपको लेनी जरूरी होती है ना। जैसे एग्जाम्पल, छोटा सिंपल एग्जाम्पल समझो, अभी जैसे जैसे पढ़ोगे इसकी कॉम्प्लेक्स डिटेल समझ में आएंगी। जैसे हमने कहा एरे के बारे में अगर हमें नहीं पता और मुझे 7 वैल्यूज स्टोर करनी है तो मैं 7 वेरिएबल लूंगी, उन 7 इंटीजर वेरिएबल अलग अलग डिक्लेयर करेंगे, उनके ऊपर काम करेंगे। लेकिन अगर मुझे डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज है तो मैंने क्या किया, इन 7 वेरिएबल्स को अलग अलग ना लेके 7 साइज का एक मैंने एरे बना लिया, उसमें 7 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम स्टोर करा सकते हैं, तो खाली एक वेरिएबल से मेरा काम चल गया। ठीक है, इस तरह से तो डेटा सेट की जो नॉलेज होती है वो प्रोग्रामिंग को एफिशिएंट बनाने में सीधी सीधी काम आती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डेटा स्ट्रक्चर, कि हम अपने डेटा को कंप्यूटर में किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे कि हम उसे एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाए, और डेटा में आपस में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, कैसे हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी। इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में पहला ही टॉपिक मेंशन्ड है, इसको देखेंगे, बड़ा इजी सा अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ देख के चलेंगे। एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, मतलब अगर हम एडवांस कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले ये समझ लें कि अभी तक जो फाइल्स वगैरह हमारे सिस्टम में स्टोर होती हैं वो किस तरह के डेटा ऑर्गेनाइजेशन रखती हैं। टर्मिनोलॉजी क्या है, सबसे पहली बात आती है, ये कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें नो हाउ लेना है, बस दीज टर्म्स वी आर टॉकिंग अबाउट। मैंने टैबुलर फॉर्मेट में लिखा है क्योंकि बहुत डिटेल में हमें इसमें नहीं जाना, बस समझ के आगे बढ़ना है। डेटा क्या होता है, कोई भी सिंगल वैल्यू या सेट ऑफ वैल्यूज को हम डेटा कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा 101 राम 20, ये क्या है, डेटा। क्या इसमें कोई मीनिंग है, क्या हमें समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब है, ये 101 क्या है, 20 क्या है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। जब हम इस डेटा को प्रोसेस करेंगे या हम इस डेटा के साथ कुछ मीनिंग ऐड करेंगे, कोई कॉन्टेक्स्ट ऐड करेंगे, तो ये डेटा जो होगा वो इंफॉर्मेशन बन जाएगा। तो इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या है, मीनिंगफुल डेटा या प्रोसेस्ड डेटा इज एक्चुअली बिकमिंग एन इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको कहा कि आप फिजिक्स लैब में जाइए, आपने रीडिंग्स लेनी स्टार्ट की, दैट इज डेटा, है ना, और उन रीडिंग से आपने मैनिपुलेट करके फाइनल जो अपना रिजल्ट निकाला, दैट इज इंफॉर्मेशन दैट हैज सम मीनिंग। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप जाइए क्लासरूम में जाइए, वहां पर कितनी बेंचेस हैं, कितनी चेयर्स हैं, जरा काउंट करके लाइए, है ना। उनमें से मान लो 50 बेंचेस वहां पड़ी हुई हैं, उनमें से 5 जो हैं वो ब्रोकन है, टूटी हुई हैं। तो आप गए, आपने काउंट करके आप ले आए कि 50 बेंचेस हैं, लेकिन वो मीनिंगफुल नहीं है। मीनिंगफुल कौन सा होगा कि जब मुझे पता चले कि 45 आउट ऑफ दोज 50 बेंचेस आर करेक्टली वर्किंग और 5 जो हैं वो ब्रोकन है, जिनको रिपेयर की जरूरत है, दैट इज इंफॉर्मेशन। ठीक है, दैट हैज सम मीनिंग टू इट। तो अब देखिए अगर मैंने इसी में कुछ मीनिंग रेफरेंस ऐड कर दिया तो दैट बिकम्स एन इंफॉर्मेशन जो कि यूटिलाइज की जा सकती है। जैसे हमने कह दिया कि 101 क्या है, रोल नंबर, नेम क्या है, राम, और एज क्या है, 20। अब हमें पता चला इन तीनों वैल्यूज का क्या मतलब है। ठीक है, तो इट बिकम्स इंफॉर्मेशन। डेटा इज एनी वैल्यू, एनी सेट ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड एज data, any raw value is called as data, any raw fact or figure is called as data, and when we add some meaning to it, some context to it, it becomes information. Elementary data item कौन से होते हैं, ऐसे elementary का मतलब है क्या, जिनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, जो बिल्कुल बेसिक लेवल पर है। तो एलिमेंट्री डेटा आइटम कौन से डेटा आइटम होते हैं, जिनको हम आगे सब डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि किसी पर्सन की एज, अगर आपसे कोई कहेगा उसकी एज कितनी है, तो आप उस एज को सब डिवाइड नहीं कर पाओगे। क्या एज के भी मल्टीपल पार्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो ऐसे डेटा आइटम्स को एलिमेंट्री डेटा आइटम्स कहते हैं। अब फिर ध्यान रखिए, ये ऐसा नहीं है कि आपसे इनकी कोई डेफिनेशंस पूछेगा, लेकिन ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है। मतलब अगर हम कहीं कुछ पढ़ते हैं, किसी डेटा सेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके ऑपरेशंस पढ़ते हैं, तो वहां पर ये टर्म्स हम यूज करेंगे, इसलिए आपको ये टर्म्स पता होने। फिर है ग्रुप डेटा आइटम। ग्रुप डेटा आइटम का क्या मतलब है, ऐसे डेटा आइटम्स जिनको हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं, जो कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स का ग्रुप बना के कॉम्पोजिट मैनर में दिखते हैं। जैसे डेटा आइटम्स दैट कैन बी सब डिवाइडेड, लाइक डेट ऑफ बर्थ ऑफ अ पर्सन। डेट ऑफ बर्थ ऑफ अ पर्सन का क्या मतलब, एम्प्लॉय का नाम, किसी की डेट ऑफ बर्थ में क्या होगा, डेट होगी, मंथ हो, डे होगा, मंथ होगा, ईयर होगा। तो डेट ऑफ बर्थ को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ऐसे ही किसी का नाम है तो उसमें फर्स्ट नेम क्या होगा, मिडिल नेम क्या होगा, लास्ट नेम क्या होगा, इसमें भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह के जो डेटा एलिमेंट्स होते हैं, डेटा आइटम्स होते हैं, उनको हम ग्रुप डेटा आइटम बोलते हैं।
फिर आ जाती है आपकी एंटिटीज। एंटिटीज का मतलब क्या है, कोई भी नाउन जो कि सर्टेन एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज रखता है। जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट इज एन एंटिटी, एम्प्लॉय इज एन एंटिटी। स्टूडेंट एक एंटिटी क्यों है, क्योंकि उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। स्टूडेंट का कुछ नाम है ना, उसकी एज है, उसकी क्लास है, उसके मार्क्स हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसी चीज इट दैट हैज सम एट्रीब्यूट, सम प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एज एंटिटी। एग्जाम्पल में स्टूडेंट और एम्प्लॉय, मैंने कोशिश की है कि बहुत ज्यादा ना लिख के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कन्वे कर दूं। फिर है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का क्या मतलब है, एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज जो कि कोई एक एंटिटी बिलोंग करते हैं। अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंटिंग एन एंटिटी इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूट। जैसे हर एक एट्रीब्यूट में कुछ सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझो, अगर मैं किसी सपोज मैं स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, स्टूडेंट एक एंटिटी है जिसके हमने 4 एट्रीब्यूट लिए हैं, नाम, रोल नंबर, एज और जेंडर। अगर मैंने किसी स्टूडेंट की एक एंटिटी है उसके बारे में मुझे कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, एक एंटिटी है जिसके बारे में मुझे कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो वो इंफॉर्मेशन क्या है, उस स्टूडेंट एंटिटी के एट्रीब्यूट्स या उसकी प्रॉपर्टीज, जो उसके अंदर अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन हम स्टोर करेंगे। क्या स्टूडेंट का नाम हो सकता है, उसका रोल नंबर हो सकता है, कि एज और जेंडर, है ना, क्या क्या वैल्यूज है ना, उसके नेम में राम है, रोल नंबर 34 है, एज 20 है और जेंडर मेल है। इस तरह से इंफॉर्मेशन हम एट्रीब्यूट्स के अंदर स्टोर करते हैं। तो क्या समझ में आया हमें कि जो भी एंटिटीज होती हैं उनकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, और उन एट्रीब्यूट्स की कुछ प्रीडिफाइंड टाइप की वैल्यूज होती है। नेम होगा, स्ट्रिंग होगा, एज होगी, इंटीजर होगी, है ना, और ये आपका जेंडर होगा, वो मेल या फीमेल में से एक कोई जेंडर होगा। तो इस तरह से आप एट्रीब्यूट्स को प्रीडिफाइंड टाइप्स के अकॉर्डिंगली डिफाइन कर देते हैं। अब फिर आता है आपका फील्ड। फील्ड का मतलब क्या है, अगर एक पर्टिकुलर, देखिए अगर मैं किसी टेबल को बनाऊं तो एक एट्रीब्यूट की जो इंफॉर्मेशन है उसको हम फील्ड कहते हैं। चलिए एग्जांपल समझिए। देखिए बेटा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर स्टूडेंट नाम का एक एंटिटी है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर बनाई। ठीक है, इंफॉर्मेशन में क्या है, हमने क्या लिया था अभी, नेम, एज, और क्या था, नेम, एज, रोल नंबर। चलिए सेकंड वाला रोल नंबर ले लेते हैं। नेम, रोल नंबर, एज और जेंडर। मान लो मैंने ये 4 चीजें इसके अंदर ली। ठीक है, क्या स्टोर किया मैंने, राम, रोल नंबर मान लो मैंने लिया 34, जो अभी हमने लिया था, दिस इज 20 एंड दिस इज मेल। सपोज मैंने कोई दूसरा स्टूडेंट लिया, ए, रोल नंबर 35, एज इज 22, फीमेल। ठीक है, बी। इस तरह से मैंने डिफरेंट इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर कर ली। तो ये पूरा क्या है, ये पूरा के पूरा मैंने क्या किया, मैंने एक एंटिटी है स्टूडेंट जिसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मैंने स्टोर कर रखी है। अब देखिए इसके अंदर ये जो स्टूडेंट एंटिटी है, इसके अंदर मैंने एक कितने एट्रीब्यूट्स लिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 एट्रीब्यूट्स हैं। ये जो मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, इसका क्या मतलब है, ये मल्टीपल स्टूडेंट्स, कितने, 3 स्टूडेंट्स हैं जिनकी वैल्यूज, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने इसमें रख रखी है। तो दिस इज कॉल्ड एज फील्ड। किसी एक एंटिटी के एक एट्रीब्यूट के बारे में मल्टीपल इंफॉर्मेशन, मल्टीपल स्टूडेंट्स की जो इंफॉर्मेशन है उसे हमने क्या कहा, फील्ड। नेम एक एट्रीब्यूट है जो कि मल्टीपल स्टूडेंट्स का नाम रखता है, मल्टीपल स्टूडेंट्स का नाम हम इसमें बता सकते हैं। ये तो हो गया फील्ड। और दूसरा एग्जांपल समझो, सेकंड हम क्या कह सकते हैं, सपोज मैंने इसको निकाल लिया, व्हाट इज दिस, दिस इज रिकॉर्ड, दिस इज रिकॉर्ड। ठीक है, और क्या चीजें हैं, दीज आर एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज। इन बातों के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक स्टूडेंट क्या हुआ, एक एंटिटी हुआ। स्टूडेंट की जब हम इंफॉर्मेशन रखेंगे तो उसके 4 एट्रीब्यूट्स हैं। अब मल्टीपल स्टूडेंट्स की एक एट्रीब्यूट के ऊपर जो सारी वैल्यूज हम पिक करते हैं, मतलब सबके नाम, ये पूरा का पूरा वर्टिकल जो कॉलम है इसको हम कहते हैं फील्ड। और एक स्टूडेंट के बारे में सारे एट्रीब्यूट्स की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं रिकॉर्ड। ठीक है, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ यहाँ पर अब आप इसको पढ़ सकते हैं। तो फील्ड क्या है, रिप्रेजेंट अ कॉलम ऑफ वैल्यूज इन अ टेबल।
जहां पे एक एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन होती है मैनी एंटिटीज के बारे में, मैनी स्टूडेंट्स के बारे में, है ना। अब जैसे यहाँ पे कह सकते हैं हम ये पहला स्टूडेंट है, ये दूसरा स्टूडेंट है, मल्टीपल स्टूडेंट्स के बारे में हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन रख रखी है, इसको हमने कह दिया फील्ड। फिर देखिए रिकॉर्ड, ये रो में जो मैंने आपको बात बताई, मैनी एट्रीब्यूट्स अबाउट अ सिंगल एंटिटी। फाइल क्या होती है? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड जो हैं वो फाइल है, ये पूरा का पूरा क्या है? एक फाइल है। तो देखिए collection of records of the entities in a given entity set is a file. Each record in a file may contain many field items, but the value in a certain field may uniquely determine the records in the file. अब देखो जरा क्या मतलब है इस बात का। अब आप ये देखो बेटा कि यहाँ पर देखो 3 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन मैंने ली, मान लीजिए चले तीसरे वाले स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन भी पॉपुलेट कर लेते हैं। ये है सपोज 22, ठीक है, एज ले ली 19 एंड दिस इज ऑल्सो मेल, ठीक। तो अब देखिए क्या हुआ, 3 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है। ये 3 इंफॉर्मेशन जो होती हैं, अगर मैं कहूं कि किसी भी स्टूडेंट को मुझे यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो इन सारी की सारी इंफॉर्मेशन में किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इन सारी इंफॉर्मेशन के बीच में एक फील्ड ऐसा होता है जिसे हम की फील्ड बना देते हैं, प्राइमरी की बना देते हैं, है ना। जैसे ये जो है रोल नंबर, ये जो रोल नंबर है, रोल नंबर को मान लो मैंने प्राइमरी की बना दिया, दिस रोल नंबर इज अ प्राइमरी की, रोल नंबर इज अ प्राइमरी की। प्राइमरी की का क्या मतलब है कि अगर मुझे इस फाइल से किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को पिक करना है, तो प्राइमरी की से वो जो स्टूडेंट है वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्योंकि बताओ अगर किसी फाइल में रोल नंबर लिखे हैं एक क्लास के बच्चों के, तो रोल नंबर तो सबके सेपरेट होंगे ना, नाम सेम हो सकते हैं लेकिन रोल नंबर कभी भी उनके सेम नहीं होंगे। इस बात के बारे में हम बात करते हैं कि हम किसी भी फाइल में प्राइमरी की के थ्रू यूनिकली हम किसी भी एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड। फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड का क्या मतलब है कि एक रिकॉर्ड के अंदर जितने भी आपने एट्रीब्यूट्स रखे हैं, जितने भी फील्ड्स आपने लिए हैं, उन सबका सेम साइज हो। जैसे कि आप पर्सनल डिटेल ऑफ स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर देखूं कि हर एक स्टूडेंट का नाम मान लीजिए मैंने फिक्स कर दिया कि 20 बाइट्स हम नेम के लिए यूज करेंगे और 4 बाइट में हम इसका रोल नंबर लेंगे और ऐसी 4 या 6 बाइट में हम इसकी एज लेंगे और ऐसे ही जेंडर के लिए, मतलब हमने पहले से प्री डिफाइंड नंबर ऑफ बाइट्स यहाँ पर एलोकेट कर दिए। अब किसी का नाम बड़ा है छोटा है, मान लीजिए 20 कैरेक्टर्स नहीं है किसी में, 19 कैरेक्टर नहीं है किसी में, मैंने ए ही लिख दिया, कोई 3 कैरेक्टर में आ रहा है, कोई 10 कैरेक्टर में आ रहा है, लेकिन मैंने पहले से 20 बाइट उसके फिक्स कर दिए, तो सबको हम पैड करके उतना ही डेटा उसमें जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हर एक फील्ड कितने बाइट लेगा ये हमने पहले से फिक्स किया हुआ है। अगर किसी का नाम छोटा बड़ा भी है तो भी वो उतने ही बाइट में हम फिट करेंगे, छोटा है तो वो पैडिंग कर देंगे और बड़ा है तो लेस नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन को हमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड का मतलब क्या हुआ है कि एक रिकॉर्ड जो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सबकी लेंथ सेम है ना, हमने पहले से उसका जो साइज है उसको लेंथ को फिक्स कर रखा है। वेरिएबल लेंथ का क्या मतलब होता है? वेरिएबल लेंथ का मतलब है, अब जैसे फिक्स लेंथ की मैं एग्जांपल लूं, जैसे मान लीजिए मैं फोन नंबर स्टोर करने लगूं तो सारे के सारे स्टूडेंट का फोन नंबर 10 डिजिट का होगा, हम इंडिया की बात करें तो, है ना। ऐसे ही अगर मैं वेरिएबल लेंथ की बात करूं, जैसे मैंने कहा कि फिक्स लेंथ के केस में मैंने कह दिया कि 20 बाइट का रिकॉर्ड है, तो 20 बाइट में जो नाम होगा स्टूडेंट का वो हमें 20 बाइट में स्टोर करना है। अब किसी का 2 बाइट में आ रहा है, 3 बाइट में आ रहा है, तो भी पूरे 20 बाइट को हम उसे ऑक्यूपाई करा के रखेंगे, ठीक है। वेरिएबल लेंथ का क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया कोर्स डिटेल ऑफ अ स्टूडेंट, मतलब कि वेरिएबल लेंथ ये कहता है कि भाई पहले से आप लेंथ को फिक्स करके मत रखो रिकॉर्ड की, है ना। कम रिक्वायर्ड है तो कम लेंथ रखो, ज्यादा रिक्वायर्ड है तो ज्यादा लेंथ रखो। जैसे कि कोर्स डिटेल में आपको मान लीजिए किसी स्टूडेंट के कोर्स के डिटेल के बारे में लिखना है कि उसको क्या क्या कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, उसको किस किस कोर्स में वो एनरोल्ड है। तो एक स्टूडेंट है जिसमें कम डेटा लिखना है, दूसरा स्टूडेंट है जिसमें आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन लिखनी है, तो उस केस में जो लेंथ, जो रिकॉर्ड की लेंथ होती है उसको हम वेरिएबल छोड़ देते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि हम सबको 20 बाइट ही दें, अगर किसी को 3 बाइट रिक्वायर्ड है तो 3 बाइट दे दो, किसी को 10 रिक्वायर्ड है 10 दे दो, 20 रिक्वायर्ड है तो 20 दे दो, है ना। जैसे हमने कहा कि अगर किसी का नाम राम है ना, या अर्जुन है, ठीक है, जो भी, तो कहने का मतलब हुआ इसमें तो 3 कैरेक्टर आए, इसमें कितने आए 5। तो ये वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड में क्या है कि आप अलाउ कर रहे हैं कि अगर किसी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की वैल्यू, अगर किसी की वैल्यू कम है तो वो कम स्पेस ले ले, ज्यादा है तो ज्यादा स्पेस आप उसे असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो रिकॉर्ड्स होते हैं जिनकी लेंथ जो होती है वो आप पहले से फिक्स नहीं करते,
वो वैल्यू के अकॉर्डिंगली वेरी करती है, उसको हम वेरिएबल साइज रिकॉर्ड कहते हैं। तो वेरिएबल साइज रिकॉर्ड नेचुरली जब आप उसे इंप्लीमेंट करेंगे तो उसकी इंप्लीमेंटेशन जो होगी वो फिक्स लेंथ रिकॉर्ड के कंपैरिजन में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बात समझ आ गई होगी। फिक्स लेंथ रिकॉर्ड का मतलब क्या हुआ कि जो रिकॉर्ड्स हैं उसके अंदर जो जो वैल्यूज हैं उनका साइज आपने पहले से फिक्स किया हुआ है। ठीक है, उतना ही साइज वो ऑक्यूपाई करेंगे। वेरिएबल लेंथ का मतलब है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर ज्यादा डेटा रखना है तो आप उसका साइज बढ़ा सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी का या किसी एट्रीब्यूट का रिकॉर्ड की लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं, और अगर आपको कम डेटा रखना है तो आप उसपे उसकी जो मेमोरी स्पेस है उसको कम कर सकते हैं। तो आप डायनेमिकली जो रिकॉर्ड है उसकी वैल्यूज, उसकी जो लेंथ है उसको अपडेट कर सकते हैं। सच काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स आर वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये बस आपको सिर्फ जानकारी के लिए पढ़ने थे, अदरवाइज इसका इंप्लीमेंटेशन में आपको डेटा स्ट्रक्चर में कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब डेटा स्ट्रक्चर यूज करने के लिए मोटिवेशन क्या है, क्या क्यों यूज करना है हमें डेटा स्ट्रक्चर? देखो, जो अभी हमने एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी, अगर हम कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स में की बात करें तो जो आजकल जो एवर इंक्रीजिंग डेटा है उसको एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए हमें और कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि हम और एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा को इजीली स्टोर कर पाएं और उसके बाद वेरिएबल ऑपरेशंस परफॉर्म करें, इजीली हम उस डेटा को एक्सेस कर पाएं, अपडेट कर पाएं। तो देखिए, एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इनटू फील्ड्स, रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स may not be complex enough to maintain and efficiently process certain collections of data। एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि जब इस तरह से हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं तो फिर और नए डेटा स्ट्रक्चर्स क्यों पढ़ रहे हैं? तो क्योंकि मल्टीपल टाइप की इंफॉर्मेशन होती है जो कि इफेक्टिवली हम इनके थ्रू यूज नहीं कर सकते। जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे हम देखेंगे मल्टीपल टाइप की इंफॉर्मेशन को हम कैसे अपडेट करते हैं। कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस एंड डेली ग्रोथ इन डेटा, देयर मे बी इश्यूज विद प्रोसेसिंग स्पीड। डेटा को सर्च करने में बहुत सारी डेटा की रिक्वेस्ट होती है, उनको हैंडल करने में हमारे पास प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इतना सारा डेटा रोज जनरेट हो रहा है और उस डेटा को एक्सेस भी करना है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी है। तो जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनसे हम डेटा को सर्वाइव इजीली नहीं करवा सकते। स्टोर करना और रिट्रीव करना एज क्विकली एज फीजिबल, जितनी जल्दी हो सके उतने इमीडिएटली आप डेटा को रिट्रीव कर पाए फॉर इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिथम। तो इट इज एसेंशियल टू फाइंड अ मेथड फॉर इफेक्टिवली मैनेजिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा। इस काम को करने के लिए हमें प्रॉपर मेथड्स चाहिए, जिसके लिए हम डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट रखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर की जो रिक्वायरमेंट है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या कि आपको 3 चीजें हैं जो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझनी है। लॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब जो डेटा स्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हैं लॉजिकली वो किस तरह से बनता है, कैसे स्टोर करता है, उसको जब हम कंप्यूटर पे इंप्लीमेंट करेंगे प्रोग्रामिंग में तो उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है ना, ये उसका लॉजिक है, वो किस तरह रिप्रेजेंट होता है। और फिर ये देखना है कि इस स्ट्रक्चर में अगर हम डेटा को स्टोर करेंगे तो हमें कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, और जब हम इसके अंदर स्टोर करेंगे तो उस डेटा को एक्सेस करने में हमें कितना टाइम लगेगा, टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा। दिस इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो सबसे पहले क्या समझना है कि एक डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो जो डेटा एलिमेंट है उनके बीच में क्या लॉजिकल रिलेशनशिप होगी। दूसरी चीज, उस डेटा स्ट्रक्चर को हम प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। और तीसरी चीज कि जब हम उसे प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे तो वो कितनी कंप्यूटर की मेमोरी कंज्यूम करेगा, और उसको एक्सेस करने में या उसमें जो स्टोर डेटा है उसको रिट्रीव करके उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने में हमें कितना टाइम लगेगा। तो ये तीनों चीजों का ध्यान रखते हुए हमें अपने प्रोग्राम में डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करने होते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल सा कंसेप्ट है, जब पढ़ेंगे तो कंप्लीटली प्रोग्रामिंग और लॉजिक बेस्ड सब्जेक्ट है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। ऐसा मत समझिएगा कि ये थ्योरेटिकल है, अभी तक तो हम बस डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन की बात कर रहे थे। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, डेटा स्ट्रक्चर जो है बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड होता है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, सबसे पहले प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। कौन से डेटा स्ट्रक्चर होते हैं? ये वो हैं जिनको हार्डवेयर सपोर्ट होता है, जिनको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे फर्स्ट ईयर में आपने इनबिल्ट डेटा टाइप पढ़े हैं, इंटीजर, फ्लोट, है ना, रियल, ये सारे जो डेटा टाइप, कैरेक्टर, ये सारे डेटा टाइप जो होते हैं ये प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। बेसिक इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स आर द फंडामेंटल डेटा टाइप्स विच आर सपोर्टेड बाय अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बिल्कुल फंडामेंटल डेटा टाइप की बात कर रहे हैं। ठीक है, these data types consists of characters that cannot be divided and hence they also called simple data type. Example, integer, real, character, boolean, इनको हम primitive data types कहते हैं, primitive data structures बोलते हैं। नॉन प्रिमिटिव कौन से होते हैं? जो कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से डिराइव होते हैं, है ना। जैसे हम एरे बनाएंगे तो एरे किसका बनाएंगे? इंटीजर्स का बनाएंगे या एरे कैरेक्टर्स का बनाएंगे, है ना। किस चीज का एरे बनाएंगे तो एरे कैसे बनेगा? इनसे मिलके बनेगा। ऐसे ही
लिंक लिस्ट अभी आप आगे पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट भी इसी तरह डिराइव होगी, ग्राफ, ट्री, मतलब कहने का मतलब है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को या डेटा स्ट्रक्चर्स को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और नॉन प्रिमिटिव जो होता है वो प्रिमिटिव की हेल्प से डिजाइन किए जाते हैं, इसकी हेल्प से ये डिराइव किए जाते हैं। इनको कुछ को ग्रुप करके, डिफरेंट को ग्रुप करके, एनी हाउ ग्रुपिंग ऑफ दीज प्रिमिटिव डेटा टाइप, सिमिलर डेटा टाइप और डिसिमिलर डेटा टाइप मेक्स नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये तो मेन मोटा मोटी बात हुई इनकी। अब ये देखिए, दिस इज द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जो मैंने अभी बात की कि डेटा स्ट्रक्चर जो है उसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव कौन से? इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, बुलियन। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकेटीयू में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि आप डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन बताइए। ठीक है, तो प्रिमिटिव के बारे में बात कर ली हमने, जिसको पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सपोर्ट है, जो डायरेक्टली इंप्लीमेंटेबल है, जो फर्दर डिवाइड नहीं होते, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव कौन से हैं? अब नॉन प्रिमिटिव वालों में भी दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, पहला है लीनियर और दूसरा है नॉन लीनियर। बहुत ध्यान से समझना है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल हैं एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। नॉन लीनियर के एग्जांपल्स हैं ट्री एंड ग्राफ। तो आज के लेक्चर में हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स तक अपना डिस्कशन जो है उसको सीमित रखेंगे, ताकि फर्दर डिस्कशन में हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात है, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी नॉलेज ले रहे हैं, फिर आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में आप एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, इन्हीं सबको डिटेल में पढ़ते हैं, खूब डिटेल में। एरे और लिंक लिस्ट फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, स्टैक, क्यू सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे। इस तरह से इनकी डिटेल्ड इंप्लीमेंटेशन हमें पढ़नी है, और फिर फर्दर यूनिट्स में ट्री एंड ग्राफ हमें पढ़ने हैं। ठीक है बेटा, तो अब देखिए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले ध्यान से जरा डेफिनेशन को समझो। किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को लीनियर कब कहते हैं? जब इसके जो एलिमेंट्स हैं वो एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है, वन आफ्टर द अदर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। लीनियर का मतलब है कि जो डेटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट हैं वो एक के बाद एक सीक्वेंस में, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर दिए जाते हैं, है ना, इजी टू इंप्लीमेंट होते हैं। डेटा इज अरेंज्ड इन लीनियर फैशन ऑल्दो द वे दे आर स्टोर्ड इन मेमोरी नीड नॉट टू बी सीक्वेंशियल। अब इस बात का मतलब जरा यहां ध्यान से समझो। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल लेते हैं एरे। मान लो एक एरे है, इस पे मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ स्टोर कर दिए। मैंने अभी आपसे कहा था, मान लीजिए 10, 20, 5, 6, 23 और 14, ये मैंने एक एरे बनाया, इसका नाम है ए। इसमें सारे के सारे एलिमेंट वन बाय वन कनेक्टेड हैं। अगर मुझे पहले वाले एलिमेंट का एड्रेस पता है, मान लीजिए इसका एड्रेस 100 है, तो इसका 102 होगा, है ना। अगर मैं कहूँ कि 2 बाइट का एक एलिमेंट है तो 2 बाइट के इसका 104 होगा, इसका 106 होगा, एंड सो ऑन। तो ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि वन बाय वन सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो मैंने एक साथ स्टोर कर लिए। पहली लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सीक्वेंस में वन बाय वन, वन आफ्टर द अनदर स्टोर्ड है, पहली चीज। दूसरा, इजी टू इंप्लीमेंट है। अगर मुझे पहले एलिमेंट का एड्रेस पता चल जाए तो मैं किसी भी एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकती हूँ। हमें पता है कि एरे में हम इंडेक्सिंग कर देते हैं, इसमें भी कोई वरी की बात नहीं है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा एरे पहले, यहाँ एरे भी खूब डिटेल में डिस्कस होगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सिर्फ मैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल में एरे को देख रही हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो वन बाय वन एक दूसरे के बाद स्टोर्ड हैं, लीनियरली स्टोर्ड हैं, है ना। अगर मैं एरे के यहां से लेके, पहले एलिमेंट से लेके लास्ट तक चल जाऊं तो एक बार में ही सारे एलिमेंट जो होंगे वो विजिट हो जाएंगे। भाई मान लो मुझे क्या करना है, इट कैन बी ट्रेवर्स्ड ऑन अ सिंगल रन। ट्रेवर्स्ड का क्या मतलब है कि ट्रैवर्स करने का क्या मतलब होता है कि किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में जो डेटा एलिमेंट है उनको वन बाय वन एक एक करके रीड करते जाना, कि पहले यहाँ आए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए। तो अगर एक सिंगल रन में मैं यहाँ से शुरू करूँ तो एक बार में शुरू से लेके आखिरी तक पूरा एरे हम ट्रैवर्स कर सकते हैं वन बाय वन। अगले एलिमेंट पे जाएंगे, फिर अगले एलिमेंट पे जाएंगे, तो हम पूरे एलिमेंट को, पूरे एरे को एक साथ ट्रैवर्स कर पाएंगे। ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं, देखिए, दैट इज इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट वी कैन ट्रैवर्स ऑल एलिमेंट सीक्वेंशियली इन अ सिंगल पास। सारे एलिमेंट को वन बाय वन एक बार में, एक सिंगल रन में हम पूरे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर पाएंगे। ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स को हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स कहते हैं, जहां पर एक सिंगल रन में सारे एलिमेंट्स को हम ट्रैवर्स कर सकते हैं और वो सीक्वेंशियली एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कनेक्टेड रहते हैं। अब एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए यहाँ पर, although the way they are stored in memory need not to be sequential। डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो सीक्वेंशियली स्टोर्ड हैं, एक के बाद एक एडजेसेंट लोकेशन पर हैं। लेकिन दूसरा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है लिंक लिस्ट, उसमें जितने भी आपके नोड्स हैं वो सारे सीक्वेंशियली स्टोर्ड
नहीं होते, वो डायनेमिकली हम मेमोरी एलोकेशन करते हैं, डायनेमिकली नोड क्रिएट करते हैं और वो एक एक करके स्टोर हो जाते हैं, है ना। उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अब इनके बारे में हमें डिटेल में आनी है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का पहला एग्जांपल क्या है, एरे। कैसे बनाते हैं एरे बताओ। मान लीजिए मैंने सी में, हम सी प्रोग्रामिंग का यूज कर रहे हैं, सी में मैंने लिखा int a5, ठीक है। और ये लो, मैंने यहीं पर एरे को इनिशियल वैल्यूज दे दी 1 3 6 8 9। मैंने एक एरे बनाया और उसको इनिशियलाइज कर दिया। तो इससे होगा क्या, इन सारे के सारे 5 एलिमेंट्स को मैंने एक एरे के अंदर स्टोर किया। एरे क्या है, एरे इज बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, है ना। सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम एरे कहते हैं। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो सारे एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होते हैं। तो क्या है ये, देखिए ए क्या है, एक एरे है जिसमें 5 इंटीजर्स को हम स्टोर करा सकते हैं। ये वो 5 इंटीजर्स हैं और मेमोरी में बैक टू बैक एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन पे ही जाके स्टोर हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है 1, फिर दूसरा क्या है 3, फिर 6, फिर 8 और फिर 9। तो इस तरह से हमने ये जो 5 इंटीजर हैं इनको मैंने मेमोरी में स्टोर करा लिया। इस पूरे का नाम क्या है, ए। एरे का नाम क्या है, ए। एरे के इंडेक्स 0 1 2 3 4। ये इंडेक्स क्यों लगाए हमने, क्योंकि ए तो इस पूरे का नाम है। अगर मुझे इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो मुझे इंडेक्स के थ्रू उनको एक्सेस करना पड़ता है। जैसे इसका अगर मुझे 1 को एक्सेस करना है तो 1 का मतलब है ए ऑफ 0, ये 3 जो है इसका मतलब है ए ऑफ 1, 2 का मतलब है ए ऑफ 2, ये मुझे मिलेगा कैसे मिलेगा, ए ऑफ 3, 8 मतलब ए ऑफ 3, ये 9 मतलब ए ऑफ 2। तो ये जो सब्सक्रिप्ट हैं या इंडेक्सेस हैं इनकी हेल्प से इस एरे को हम इंडिविजुअल एलिमेंट को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी बात क्या होती है, आपको पता है ये बात भी, कि एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन पे होते हैं। मान लीजिए आपने एरे क्रिएट किया और ये मेमोरी में जाके जब स्टोर होगा तो सपोज ये 1000 मेमोरी लोकेशन से स्टोर होना शुरू हुआ। एक इंटीजर अगर मैं मान के चल रही हूँ 2 बाइट लेता है, सपोज मैंने माना कि मैं 16 बिट कंपाइलर पे हूँ और 16 बिट कंपाइलर पे एक इंटीजर जो है वो 2 बाइट ले रहा है ना। तो 1000 से अगर यहाँ शुरू हुआ तो 2 बाइट 1 ने कंज्यूम किए, तो 1002 जो होगा वो एड्रेस किसका होगा, 3 का। ऐसे ही 1004 एड्रेस किसका होगा, 6 का। ऐसे ही 1006 किसका होगा, 8 का। और 1008 किसका होगा, 9 का। तो +2 +2 +2 करके मुझे एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस मिलती जाएंगी। अगर मुझे बेस एड्रेस पता है, दिस इज द बेस एड्रेस ऑफ एरे, दिस 1000 इज बेस एड्रेस ऑफ एरे। बेस एड्रेस का मतलब क्या होता है कि ये वो एड्रेस है जहां से एरे जो है ये पूरा एलोकेट हुआ है। तो अगर मुझे एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस पता चल जाए तो हम एरे के किसी भी एलिमेंट का एड्रेस पता कर सकते हैं। इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे ये पता कर सकते हैं, ठीक बात है। तो दिस इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ एरे, ऑल्दो एरे हमें अभी डिटेल में देखना है ना। तो एग्जांपल के लिए बस मैंने इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको बता दिया कि एरे बेसिकली क्या है। एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम सिमिलर टाइप के, एक ही टाइप के मल्टीपल एलिमेंट्स को रख सकते हैं और वो सारे एलिमेंट एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाते हैं। बहुत सारे ऑपरेशन हम इनके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, वो जब हम पढ़ेंगे तो एक एक करके हम उनको देखेंगे, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सीक्वेंशियली हैं, मेमोरी में भी सीक्वेंशियली स्टोर्ड हैं, बैक टू बैक 1 by 1 एक साथ स्टोर्ड है मेमोरी लोकेशंस पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमें जनरेट करता है ये क्या, कि अगर मान लो मुझे एक कोई एलिमेंट यहाँ पर इंसर्ट करना है नया, तो एरे ये ऐसा नहीं हो सकता एरे में कि आपने 2 एलिमेंट स्टोर किए फिर बीच में एक खाली जगह रह गई और फिर बाकी के एलिमेंट आपने स्टोर किए। मान लो मुझे 6 को डिलीट करना है तो क्या होगा, एरे में जो इंसर्शन डिलीशन होता है ना वो मुश्किल होता है, वो टाइम टेकिंग होता है। क्यों, अगर मुझे ये 6 डिलीट करना है तो मुझे ये 8 यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, 9 यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 6 यहाँ से बस हटा दूं तो 6 हटा दिया, 1 3 बीच में कुछ नहीं है फिर 8 9, ऐसा नहीं होना चाहिए। एरे इस चीज को सपोर्ट नहीं करता, जितने भी एलिमेंट होंगे वो कॉन्टिन्यूसली स्टोर होंगे अगर वो एरे का पार्ट है, ठीक है। तो अगर मुझे किसी एलिमेंट को डिलीट करना है तो मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा एरे के एलिमेंट्स को। ऐसे ही मुझे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो मुझे जगह बनानी पड़ेगी, तब जाके उस प्लेस पे हम किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। पढ़ेंगे हम इंसर्शन डिलीशन एरे में, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो वो एग्जाम्पल हुआ जहां पर सारे डेटा एलिमेंट बैक टू बैक स्टोर्ड हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या थी, याद करिए फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है कि एरे जब हम बनाते हैं तो सीक्वेंशियली एरे जो स्टोर होता है, स्टैटिकली एरे को मेमोरी हम देते हैं। मतलब जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं उसी टाइम पर एरे जो है उसे मेमोरी से बाउंड हो जाता है, मेमोरी उसको मिल जाती है। इसलिए सारी मेमोरी एक साथ पहले से हम बना देते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ कहा
कि ये जो मैंने बना दिया, अब इस एरे का जो साइज है मैंने 5 फिक्स कर दिया। इस साइज को जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, मान लो मुझे इस एरे का साइज इंक्रीज करना पड़े, मैं कहूँ कि 5 की जगह मुझे 6 नंबर स्टोर करने हैं, तो हम उसको नहीं कर सकते। तो मतलब इस तरह की जो मेमोरी एलोकेशन होती है, जिसको हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं, इसमें जो मेमोरी एलोकेट होती है इन एलिमेंट्स को, वो कब होती है? कंपाइलेशन के टाइम पर ही हो जाती है। तो उस मेमोरी को हम कम ज्यादा नहीं कर सकते, उसका जो मेमोरी का साइज होता है वो फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो अब इसी चीज की वजह से एक दूसरा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम। भाई अगर हम नहीं चाहते मेमोरी पहले से फिक्स हो, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी हो डायनेमिकली, कि रन टाइम पे जितनी मेमोरी हमें चाहिए उतनी मेमोरी हम लेंगे, तो उसके लिए हमें नए डेटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट आई। और वो नया डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है? लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के बारे में हमने पहले पढ़ा है, बस हल्का सा एग्जाम्पल समझिए, डिटेल खूब पढ़ेंगे हम इसकी। 1 3 6 8 9। चलिए देखिए, तो लिंक लिस्ट क्या कहती है? दिस इज 1 1 3 6 8 एंड 9। लिंक लिस्ट क्या होती है? अब हम ये कह रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हम स्टोर करेंगे वो सारे एलिमेंट कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन होनी जरूरी नहीं है, एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन उनको नहीं मिलेगी। कैसे स्टोर करेंगे? कि हमें नोड की फॉर्म में डेटा को स्टोर करेंगे। हर एक नोड के मिनिमम 2 पार्ट होंगे, पहला होगा डेटा पार्ट और दूसरा होगा पॉइंटर। एक हेड नाम का पॉइंटर होगा जो हमें इस जो लिंक लिस्ट है उसके पहले नोड का एड्रेस बता देगा। भी हमें पता होगा ना कहां से शुरू हो रही है लिस्ट, तो ये लिस्ट यहां से शुरू हो रही है, इसमें हेड ने बता दिया यहां से स्टार्ट हो रही है। अब हर एक नोड अपने से बाद वाले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा, अपने से बाद वाले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। ये लास्ट नोड है, ये किसी का एड्रेस, इसके बाद कुछ नहीं है, तो इसमें हम नल रख देंगे, मतलब इसके बाद किसी का एड्रेस नहीं है। तो ये लिंक लिस्ट बेसिकली क्या है? इसका मतलब क्या है कि आपने वही एलिमेंट स्टोर किए, लेकिन हो सकता है इसका एड्रेस हो 1000, इसका हो 2000, इसका हो 500, है ना, ये हो सपोज 600 पे और ये हो 1200 पे। कोई भी नोड मेमोरी में कहीं भी एलोकेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो नोड है ये हमने डायनेमिकली क्रिएट किए हैं, मैलॉग कैलॉग फंक्शन की हेल्प से हम इनको डायनेमिकली क्रिएट करते हैं। तो अब क्या है, देखो, है तो ये भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि ये देखो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में सारे डेटा एलिमेंट्स यहाँ स्टोर्ड हैं। अगर मैं यहाँ से लेके लिंक लिस्ट के सारे एलिमेंट को ट्रैवर्स करना शुरू करूं, तो शुरू से लेके एक एक यहाँ पे जाएंगे, इस पॉइंटर के थ्रू हम यहाँ पहुंच जाएंगे, इस पॉइंटर के थ्रू हम यहाँ पहुंच जाएंगे, इस पॉइंटर के थ्रू यहाँ पहुंच जाएंगे और इस पॉइंटर के थ्रू यहाँ पहुंच जाएंगे। तो मतलब हर एक नोड अपने से बाद वाले नोड का एड्रेस होल्ड करके रखता है, लेकिन साथ साथ नहीं है। ऐसा हो गया ना, जैसे मान लो आप ये कह लो कि एक कॉलोनी के अंदर 4 घर हैं, है ना, या 10 घर हैं, उनमें से 4 जो हैं वो रिलेटिव्स हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि वो 4 रिलेटिव जो हैं वो एडजेसेंट घर में रहते हो, वो उस पूरी कॉलोनी में अलग अलग घरों में रहते हैं, रैंडमली कहीं भी उनका घर हो सकता है। तो अब अगर आप एक के घर पहुंच जाएं तो आप पूछ के बता देंगे, पहले वाले से दूसरा का पूछेंगे, दूसरे वाले से तीसरे का पूछेंगे, तीसरे वाले से चौथे का पूछेंगे। तो चेन्स के थ्रू एड्रेसेस एक नोड तक आप चले गए तो 1 बाय 1 इन चेन्स को फॉलो करके आप हर एक नोड तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ये एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन पे नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप पहले नोड पे पहुंच गए तो आप पूरे के पूरे डेटा स्ट्रक्चर को इन अ सिंगल रन ट्रैवर्स कर सकते हैं, इसलिए ये भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, अगेन मैं कहूंगी इसको फिर डिटेल में, बहुत डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन इसमें भी क्या है, मल्टीपल चीजें हमने, मल्टीपल टाइप के नोड हमने क्रिएट कर लिए और वो नोड जो है वो पॉइंटर्स के थ्रू हमने कनेक्ट कर दिए, मेमोरी में कहीं भी हो सकते हैं। अब हमारी लिमिटेशन नहीं है, इस ये जो लिंक लिस्ट का साइज है इसे हम बढ़ा सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ से अगर मुझे कोई एलिमेंट को डिलीट करना है तो सिंपल क्या करेंगे, बस यहाँ से इसका एड्रेस यहाँ लगा देंगे, इसका पॉइंटर यहाँ अटैच कर देंगे, इसे हटा देंगे। तो यहाँ पर इंसर्शन डिलीशन बहुत आसान है, यहाँ किसी भी नए नोड को इंसर्ट करना भी आसान है। अगर मान लो मुझे एक नया नोड इंसर्ट करना है, उसकी वैल्यू सपोज मैंने ली 10, तो मुझे क्या करना है, इस पॉइंटर को यहाँ लगा देना है और इस पॉइंटर को यहाँ लगा देना है। नया नोड इंसर्ट करना भी आसान है और जो एग्जिस्टिंग नोड है उसे डिलीट करना भी ईजी है। इसलिए लिंक लिस्ट में इंसर्शन डिलीशन ईजी है। लेकिन जैसे एरे में, यहाँ देखो, एरे में अगर मैं आपसे कहूं कि आप एरे के 4th एलिमेंट को एक्सेस करिए, तो आप डायरेक्टली अगर आप लिखेंगे A3 तो आपको सीधा 8 मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 3rd या 4th एलिमेंट को, या 2nd एलिमेंट को या 1st एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, आपको शुरू से वहां तक जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन लिंक लिस्ट में ये चीज ऐसी नहीं है। लिंक लिस्ट में अगर मान लो आपको 8 तक जाना है तो 8 का एड्रेस तो आपको पता ही नहीं, शुरू कहां से होगी लिंक लिस्ट, यहाँ से। तो आपको एक एक नोड को फॉलो करते करते सीक्वेंशियली 8 तक जाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली 8 तक नहीं जा सकते, मतलब ट्रैवर्सल में आपको टाइम ज्यादा लगेगा।
तो बताओ, फायदा भी है नुकसान भी है ना। लिंक लिस्ट में फायदा क्या है, इंसर्शन डिलीशन इजी है, लेकिन आप किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करोगे तो आपको शुरू से वहां तक एक एक करके 1 बाय 1 जाना पड़ेगा। एरे में क्या था, इंसर्शन डिलीशन मुश्किल था क्योंकि शिफ्टिंग करनी पड़ती थी, लेकिन फायदा क्या था कि आप हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को रैंडमली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां से थोड़ी थोड़ी पिक्चर मुझे लगता है क्लियर हुई होगी। अलग अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, किसी डेटा स्ट्रक्चर की कोई प्रॉपर्टी है, किसी का कोई फायदा है, किसी का कोई नुकसान है। तो प्रोग्रामर को जब तक ये समझ नहीं आएगा कि उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर वो यूज करे जिससे कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम आए, उसका जो इंप्लीमेंटेशन है, उसका जो प्रोग्राम है वो कम टाइमली एग्जीक्यूट होने में कम मेमोरी स्पेस कंज्यूम करे, एफिशिएंटली मेमोरी को यूटिलाइज करे, कम टाइम में करेक्ट रिजल्ट दे, तो उसके लिए उसे डेटा स्ट्रक्चर्स की जानकारी होनी जरूरी है। तभी तो वो सेलेक्ट कर पाएगा कि मुझे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर चूज करके कोड को इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। चलिए, तो ये 2 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स हमने देखे, एरे और लिंक लिस्ट। एप्लीकेशन ऑफ एरेज, एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट, ऑल्दो अभी एकदम से समझ नहीं आएंगी, जब हम अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ये चीज ज्यादा समझ में आएगी। लेकिन फिर भी क्योंकि ये टॉपिक यहाँ कवर कर रही हूँ मैं, और इसके ऊपर बेस्ड एकेटीयू में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें कि सारे डेटा स्ट्रक्चर्स की एप्लीकेशन पूछी जाती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ इस स्लाइड में इसको इंक्लूड किया हुआ है। फिर भी चलो देख लेते हैं एरेज की क्या है। अगर डेटा एलिमेंट जो कि एक ही डेटा टाइप के हैं उन्हें एक साथ लिस्ट की तरह स्टोर करना है तो एरे इंप्लीमेंट कर लो आप, है ना। बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर के लिए एडिशनल स्टोरेज अगर आपको देनी है उसके लिए एरे यूज हो जाता है। बाइनरी ट्री आप पढ़ेंगे, है ना, वहां पर अगर पता है कि ट्री में कितने एलिमेंट है उनको स्टोर करने के लिए एरे यूज कर लेते हैं। मैट्रिसेस को स्टोर करने के लिए हमें पता है 2 डायमेंशनल एरे मैट्रिसेस को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज होते हैं, वहां हम एरेज का यूज करते हैं। लिंक लिस्ट का कहाँ यूज होता है अभी पढ़ेंगे आगे, स्टैक, क्यू, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को इंप्लीमेंट करने में लिंक लिस्ट हम यूज करते हैं। पॉलिनोमियल अगर इंप्लीमेंटेशन करनी है पॉलिनोमियल्स की मैथमेटिकल ऑपरेशंस के केस में, वहां भी हम लिंक लिस्ट यूज करते हैं। तो ये जो 2 स्लाइड्स हैं, ऑल्दो जब मैं पढ़ाऊंगी आपको एरे को डिटेल में, लिंक लिस्ट को डिटेल में, स्टैक, क्यू को डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो वहां पर इन एप्लीकेशंस के बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनको इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया ताकि अगर कहीं से कोई पूछ ले क्वेश्चन तो यहाँ से आप उसको रिस्पॉन्स कर पाए। ठीक है, फिर आता है तीसरे टाइप का डेटा स्ट्रक्चर, आपका आता है स्टैक। ये भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। क्या है स्टैक, देखिए किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। स्टैक ये कहता है इस तरह से हम डेटा को स्टोर करते हैं, इसके अंदर मल्टीपल डेटा हम रख सकते हैं, सिर्फ एक एंड पे ये ओपन होता है। ठीक है, स्टैक है एक एंड पे बंद है और एक एंड पे ये ओपन है। जितने भी डेटा जाएगा 1 बाय 1 उस डेटा को, जब आप इस स्टैक के अंदर कोई डेटा डालेंगे उसको कहेंगे पुश ऑपरेशन, और जब आप इस स्टैक में से कुछ निकालेंगे डेटा को तो उसे कहेंगे पॉप ऑपरेशन। ठीक है, और ये कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है, लीफो। लीफो इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। आप 1 बाय 1 एक एक करके एलिमेंट इस स्टैक के अंदर डालते जाएंगे। पहला एलिमेंट डालेंगे वो यहाँ आएगा, दूसरा डालेंगे वो यहाँ आएगा, तीसरा डालेंगे यहाँ आएगा। पुश ऑपरेशन का मतलब इसके अंदर किसी भी एलिमेंट को एक एक करके डालना। पॉप ऑपरेशन मतलब 1 बाय 1 एक एक एलिमेंट को निकालना। तो लीफो का मतलब क्या है, जो एलिमेंट सबसे बाद में अंदर गया, लास्ट इन, सबसे लास्ट में जो स्टैक के अंदर गया वो सबसे पहले बाहर आएगा, इसलिए इसको लीफो बोलते हैं। लीफो इसकी इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर्टी है कि स्टैक को जब आप इंप्लीमेंट करते हैं, जो सबसे लास्ट में आपने स्टैक के अंदर पुश किया एलिमेंट, वो सबसे पहले पॉप हो जाएगा। अभी बस आप इतना इतना समझ के चलिए। कैसे स्टैक, मान लीजिए आपने एक प्लेट के ऊपर प्लेट आपने लगा दी, है ना, तो जो सबसे नीचे वाली प्लेट है आप उसको सबसे लास्ट में तो निकालेंगे, सबसे पहले उसे निकालेंगे तो सारी नीचे गिर जाएंगी, है ना। तो 1 बाय 1 आप ऊपर से ही उनको रिमूव करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टैक का क्या मतलब हुआ, किसी भी चीज की अपनी बुक्स की आपने पाइल बना दी, तो जो सबसे पहले पाइल बनी तो ऊपर वाली बुक अलग करेंगे, फिर दूसरी करेंगे, फिर तीसरी करेंगे। तो जिस ऑर्डर में आपने रखी थी उसके रिवर्स ऑर्डर में आप उनको पाइल से रिमूव करते हैं। तो इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन या अरेंजमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए जो डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है उसका नाम होता है स्टैक। ठीक है, और इसमें एक ही प्लेस है, मतलब इस स्टैक के अंदर इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से होगा और उस एंड को हम कहते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। टॉप ऑफ स्टैक, मान लीजिए इस स्टैक में सपोज A B C D E F ये आपने डाल रखे हैं। ठीक है, तो टॉप ऑफ द स्टैक का मतलब क्या है, ये वो लोकेशन है जो ये बताती है कि नेक्स्ट एलिमेंट आपको कहां पर पुश करना है। ये क्या स्टैक क्या हुआ, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो सिर्फ एक एंड पर ओपन है, उसी एंड से आप डेटा को इंसर्ट करेंगे और उसी एंड से डेटा को डिलीट करेंगे। इसके कॉन्ट्रेरी आपका आ जाता है क्यू।
क्यू क्या होता है, जैसे नॉर्मल रियल लाइफ में हम लाइन बना के खड़े होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं। क्या है ये देखिए, क्यू किस तरह से इंप्लीमेंट होती है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो दोनों साइड से ओपन होता है, ये क्यू है, ठीक है। इसे हम कहते हैं फ्रंट और इसे कहते हैं रियर। अब मुझे ये बताओ, मान लो दिस इज ए बी सी डी ई। अगर इस क्यू में एक क्यू बनी हुई है, अगर इस क्यू में मुझे कोई एलिमेंट ऐड करना है तो वो क्यू, अगर मैं लाइन लगा दूं, 5 लोग लाइन में लगे हुए हैं, एक छठा बंदा आएगा तो वो क्यू के एंड में तो लगेगा। तो ये क्यू है, जो फ्रंट कौन सा है, सबसे आगे वाला बंदा क्यू का, ये सबसे पीछे वाला बंदा जो क्यू में खड़ा हुआ है। अब क्यू में अगर और कोई ऐड होगा तो कहां से होगा, रियर से होगा। इसके दो एंड होते हैं, मतलब आगे वाला सिरा क्यू का, रियर मतलब एंड ऑफ द क्यू। तो जो भी नया एलिमेंट ऐड होगा वो पीछे से ऐड होगा, लास्ट से ऐड होगा, और जो डिलीट होगा वो फ्रंट से डिलीट होगा। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करने के लिए आपने एक लाइन लगाई हुई है ना, तो जो बंदा क्यू में सबसे आगे लगा हुआ है उसका काम खत्म होगा, वो क्यू छोड़ के चला जाएगा। तो ये क्या है, सबसे पहले ए को प्रोसेस किया जाएगा क्योंकि वो फ्रंट में है, वो हटेगा, बी आगे आ जाएगा। इस तरह से 1 बाय 1 जो क्यू के एलिमेंट होते हैं वो प्रोसेस होते हैं। तो ये कैसा डेटा स्ट्रक्चर है, ये भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, 1 बाय 1 सीक्वेंशियली सारे के सारे स्टोर्ड हैं, है ना, दिखाई दे रहा है हमें। लेकिन ये दोनों एंड पर ओपन है, फ्रंट से एलिमेंट्स डिलीट होते हैं या रिमूव होते हैं, और रियर एंड जो होता है उसका, वहां से हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं क्यू के अंदर। और इन ऑपरेशंस को हम क्या कहते हैं, जैसे हमने यहाँ कहा कि इंसर्ट करने को पुश ऑपरेशन कहते हैं, और अगर आप डिलीट कर रहे हैं तो उसको पॉप ऑपरेशन कहते हैं। ऐसे क्यू में अगर हम किसी एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो उसे कहते हैं डी क्यू। डी क्यू ऑपरेशन, किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना इज कॉल्ड एज डी क्यू ऑपरेशन, और किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना इज कॉल्ड एज एन क्यू। एन क्यू ऑपरेशन क्या कहता है कि एक एलिमेंट को क्यू के अंदर लास्ट में ऐड करो। डी क्यू क्या कहता है कि फ्रंट पर जो एलिमेंट होगा उसको डिलीट करो, ठीक है। तो ये दोनों आपके क्या होते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसे ही इनकी भी मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं स्टैक की, बहुत सारी एप्लीकेशन। जैसे अभी तक जो आपको समझ में आ सकता है, आपने रिकर्जन पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, तो जब हम रिकर्जन को इंप्लीमेंट करते हैं मेमोरी में तो उसके लिए एक टेम्परेरी स्टैक क्रिएट होता है मेमोरी में। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो टेम्परेरी वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी स्टैक के अंदर पुश होती हैं, और फिर 1 बाय 1 वो पॉप होती हैं, ठीक है। हम यहाँ मैं रिकर्जन का इंप्लीमेंटेशन पढ़ाऊंगी, वहां ये चीजें सारी समझ में आ जाएंगी। तो ये चीज एक ऐसी है जो आपको समझ में आ सकती है। तो देखिए, रिकर्सिव ऑपरेशन के केस में जो टेम्परेरी स्टोरेज होती है वो स्टैक यूज करता है, फंक्शन कॉल्स को मैनेज करने के लिए, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को कैलकुलेट करने के लिए, बहुत सारी पैरेंथेसिस मैचिंग के लिए, स्ट्रिंग्स को रिवर्स करने के लिए। अभी ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। अंडू रीडू ऑपरेशंस जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, या किसी एडिटर के अंदर अगर आप अंडू रीडू फंक्शन इंप्लीमेंट करते हैं तो वो भी स्टैक की हेल्प से इंप्लीमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो एप्लीकेशंस हैं, ये जब हम स्टैक अच्छे से पढ़ लेंगे तो वो आपको यहाँ पूरी समझ में आ जाएंगी। फिर दोबारा वहां पर हम इसको एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगेन एप्लीकेशन ऑफ क्यू कहाँ होगी, जहां पर 1 बाय 1 सीक्वेंस आपको मेंटेन करना होगा, वहां पर आप क्यू लगा लेंगे। जैसे कि सीपीयू के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम आपके पास है, उनको आपको एग्जीक्यूट करना है, तो आप उन प्रोग्राम्स की क्यू बना देंगे। 1 बाय 1 एक एक करके प्रोग्राम सीपीयू के पास जाते रहेंगे। तो इस तरह की जो इंप्लीमेंटेशन है, जहां पर क्यू बनाने की जरूरत होती है, जहां लाइन बाय लाइन शेड्यूल करना है आपको किसी चीज को, वहां पर क्यू डेटा स्ट्रक्चर को आप इजिली इंप्लीमेंट कर लेते हैं, है ना। तो ये शेड्यूलिंग में, बेसिकली जॉब शेड्यूलिंग में, सीपीयू शेड्यूलिंग में, डिस्क शेड्यूलिंग में, हार्ड डिस्क के ऊपर बहुत सारा डेटा है, अलग अलग यूजर आ रहे हैं, वो डिस्क के ऊपर से डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो पहले कौन से यूजर को आप प्रिविलेज दोगे कि भाई पहले इस यूजर की रिक्वेस्ट होगी, फिर दूसरे यूजर की रिक्वेस्ट होगी। तो उसमें जहां भी आपको एक शेड्यूल बनाना है, सीक्वेंस बनाना है कि पहले इसका नंबर, फिर इसका नंबर, फिर इसका नंबर, वहां पे क्यू लगेगी, और क्यू इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्यू डेटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए ये एप्लीकेशंस मैंने यहाँ सिर्फ नो हाउ के लिए डाली हैं। इन एप्लीकेशंस को डिटेल में जब जो जो डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ते जाएंगे, कंप्लीट करते जाएंगे, उसकी एप्लीकेशन साथ साथ हम वहां पर दोबारा से डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो अब ये देखिए, ये जो लेक्चर था इससे रिलेटेड एकेटीयू में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। डिफाइन द टर्म डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है ये बताइए, कुछ लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के नाम बताइए, और एप्लीकेशंस स्टेटिंग देयर एप्लीकेशन एरियाज वेयर दे विल बी यूज्ड। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैंने इस स्लाइड में इनकी एप्लीकेशंस डाली हैं, लेकिन ये एप्लीकेशन बहुत अच्छे से समझ में आएंगी जब आप इन्हें डिटेल में पढ़ लेंगे। तो एग्जाम तक वो सारी डिटेल हम ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे। लिस्ट आउट द एरियाज इन विच द डेटा स्ट्रक्चर आर अप्लाइड एक्सटेंसिवली। अगेन वही एप्लीकेशंस यहाँ पर पूछी गई हैं 17-18 में। इसके अलावा और कहीं किसी भी लेक्चर में ये जो क्वेश्चन है इसका रेफरेंस नहीं बनता, तो इसलिए जहां डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन है वहीं पर उसकी एप्लीकेशंस मैंने इंक्लूड कर दी।
व्हाट इज द नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ये पूछा जा सकता है आपको कि क्या रिक्वायरमेंट है डेटा स्ट्रक्चर की, है ना। एंड क्लासिफाइड डेटा स्ट्रक्चर, कितने टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऑल्दो ये जो टॉपिक है अभी हम कंटिन्यू करेंगे, अभी डेटा स्ट्रक्चर के क्लासिफिकेशन में है हम। अभी हम देखेंगे कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर में क्या डिफरेंस होता है, स्टैटिक और डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स भी क्या होते हैं। तो ये डिस्कशन हम अपना लेक्चर नंबर 2 में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।